ओके, हियर वी गो। बिहेवियरिज्म, जिसके बारे में काफ़ी दिनों से हम वेट कर रहे थे, काफ़ी बार मैंने बोला था कि हम पढ़ेंगे। आज आ गया टॉपिक अपना। चलो, बिहेवियरिज्म होता क्या है? बिहेवियरल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर। एक्सटर्नल बिहेवियर मतलब एनी ऑब्जर्वेबल एक्शन एंड रिएक्शन। एक्सटर्नली ऑब्जर्वेबल एक्शंस एंड रिएक्शंस आर नोन एज बिहेवियर। उसी के बारे में हमें स्टडी करनी है यहाँ पे। बिहेवियर इज ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जर्वेबल, whereas what goes on one's mind can never really be known or measured. The mind is black box. माइंड को आप मेजर नहीं कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली। माइंड को अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो आपके पास एक ही तरीका होता है सब्जेक्टिव मेजरिंग का अभी तक, ठीक है। बट बिहेवियर को आप ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं क्योंकि आपको बाहर से दिख रहा होता है। बिहेवियर को दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? ये एक रिस्पॉन्स होता है किसी ऑर्गेनिज्म का किसी भी स्टिमुली को लेकर। अगला हिस्ट्री ऑफ बिहेवियरिज्म, तो पैवलो साहब आए थे 1927 में। इन्होंने एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बताया था सबसे पहले डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट करके। इनका एक फेमस कोट रहा है, नहीं ख़त्म हो गया, पैवलो का एक्सपेरिमेंट हम बाद में देखेंगे। फिलहाल वाटसन साहब आ गए, जेबी वाटसन। इन्होंने एक सेंटेंस बोला है, गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स well formed and my own special world to bring them up in, and I will guarantee to take anyone at random and train him to be any type of specialist I might select, a doctor, a lawyer, artist. That's what इन्होंने कहा था और इन्होंने करके भी दिखाया। बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजी के थ्रू ये पॉसिबल है। क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब पहला टॉपिक है एक तरह से कह सकते हैं। एक्सप्लेन सम लर्निंग ऑफ इनवॉलंटरी इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। ध्यान रखना ये तीनों वर्ड्स कौन कौन से? इनवॉलंटरी, इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी थोड़ी देर में एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डोर ड्रोलिंग व्हेन इट स्मेल्स फूड एंड लेटर व्हेन इट हियर्स अ बेल। अभी एग्जाम्पल भी नहीं समझ में आया होगा, अभी थोड़ी देर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। It's important for us as teachers to understand, since school is often the cause of unintentional learning through classical conditioning, especially anxiety. Tests anxiety conditions us to have general school anxiety. Okay, no problem. यहाँ पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो, पैवलोव साहब, इवान पैवलोव एक फिजियोलॉजिस्ट थे, अभी ये भी पढ़ा। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बताया। इन्होंने पहले तो हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं, 4 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको याद होना चाहिए। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या क्रिएट करता है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, ये है फूड, मीट है, और ये है हमारा डॉग। फूड को देखते ही डॉग के अंदर क्या आएगा? सलाइवा। ये क्या है? एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, किसी कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। क्या कंडीशन लगाएंगे आप? ठीक है, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं रखी गई है। अनकंडीशनड स्टिमुलस का मतलब ये होता है एक ऐसा स्टिमुलस जो नेचुरल हो, ठीक है। और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स का मतलब होता है ऐसा रिस्पॉन्स जो कि नेचुरल हो, बाय नेचर चल रहा हो। अगर हम एक न्यूट्रल स्टिमुलस देते हैं तो इस डॉग के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। न्यूट्रल इन द सेंस, हमने फॉर एग्जांपल बेल बजाई कोई, तो इसके अंदर डॉग के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कंडीशनिंग के पहले की बात कर रहे हैं हम, एक बार फिर से सुनना। सबसे पहले हमारे पास एक अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है जिसे आप कह सकते हैं नेचुरल स्टिमुलस। डेफिनेशन आती है इसकी, पूरी क्लासिकल कंडीशनिंग ही लिखने को आ जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो आपको वहाँ बताना पड़ेगा अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है। ऐसा स्टिमुलस जो किसी से एसोसिएटेड ना हो, जो कि अपने आप में पूर्ण हो, जो बाय नेचर हो। अनकंडीशन रिस्पॉन्स का मतलब ये भी किसी से एसोसिएटेड नहीं रहता, ये भी बाय नेचर होता है, ठीक है। तो फूड को देते ही डॉग के अंदर सलाइवा आएगा, ये बाय नेचर है। अगर आप किसी न्यूट्रल स्टिमुली को देंगे तो डॉग के अंदर सलाइवा नहीं आएगा। आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, भैंस कुछ कर नहीं रही, क्या मतलब है? तो वैसे ही डॉग के सामने खड़े होकर बेल बजाने से डॉग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसके लिए बेल का कोई मायने नहीं मतलब नहीं है। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है? हमने क्या किया, अनकंडीशनड स्टिमुलस को मतलब फूड को कनेक्ट कर दिया, फूड के साथ
बेल को भी कनेक्ट कर दिया। मतलब किया ये इन्होंने, पावलोव साहब ने ये किया कि जब कंडीशनिंग ये कर रहे थे तो पहले बेल बजाते थे, उसके 1-2 मिनट बाद फूड देते थे। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बार हुआ, बार बार रिपीट किया। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन इन्होंने रिपीट किया। पहले बेल बजाई एंड देन फूड दिया, पहले बेल देन फूड। तो भी क्या आ रहा था, अनकंडीशन रिस्पॉन्स आ रहा था। मतलब हुआ ये कि जब ये कंडीशनिंग चल रही थी तो ऐसा नहीं था कि बेल के बजते ही इसके अंदर सलाइवा आ गया, ऐसा नहीं था। जब तक फूड नहीं मिलता था तब तक सलाइवा नहीं आता था। तो हुआ ये कि अनकंडीशनड स्टिमुलस ये है, जब ये सामने आएगा तभी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आएगा। बेल के बजने से सलाइवा नहीं आएगा। ड्यूरिंग कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं। अब जब कंडीशनिंग हो जाती है तो क्या होता है, जब वही कंडीशन वही चीज़ आप रिपीट कर रहे होते हैं तो एक टाइम आएगा जब बेल के बजाने से ही रिस्पॉन्स आ जाएगा। बेल के बजाने से डॉग के अंदर सलाइवा आ गया। यही था कंडीशनिंग। मतलब ये कहेंगे कि कंडीशनिंग संपूर्ण हुई। तो अभी क्या होगा कि कंडीशनड स्टिमुलस ये, कंडीशन का क्या मतलब, हमने एसोसिएट कर दिया। कोई भी कंडीशनड स्टिमुलस हमेशा एसोसिएटेड होता है किसी न किसी अनकंडीशनड स्टिमुलस से, और ये नेचुरल नहीं होता। कंडीशनड स्टिमुलस इज नॉट नेचुरल, इट इज़ टॉट, it is artificially generated. Conditioned stimulus is artificially generated via psychological means. And conditioned response भी आया, ये ऑटोमेटिकली होता है। आफ्टर द रेपिटेशन ऑफ कंडीशनड स्टिमुलस कंडीशनड रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाता है। और ये भी कब होगा, जब हम साइकोलॉजिकल वेज का यूज करेंगे तब। ऐसा नहीं ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली आना, जब कंडीशनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक आना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम इसको कहेंगे कि ऑटोमेटिक नहीं आता है, इसको हमें करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट द कंडीशन इज कि कंडीशन रिस्पॉन्स आने के लिए कंडीशन स्टिमुलस होना ज़रूरी है। कंडीशन रिस्पॉन्स के लिए कंडीशन स्टिमुलस आना ज़रूरी है। अब एक बात ध्यान रखना कि ये अब एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों के साथ कि वो इन टर्म्स को याद नहीं रख सकते। अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स, 4 ही टर्म है भाई साहब, आराम से याद रख सकते हैं। और एक चीज़ और याद रखना कि कभी कभी होता ही है कि हम डेफिनेशन भूल जाते हैं किसी चीज़ की, हमें उस टाइम एग्ज़ाम के टाइम कोई डेफिनेशन याद नहीं आ रही, तो साइकोलॉजी भरी भरी पड़ी है एग्जाम्पल से। कोई भी एग्जाम्पल दे दो, आपको समझाना ही है। अब एग्जांपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग बहुत सारे एग्जांपल्स है। किड्स हु ऑफन गेट स्ट्रिप थ्रोट, ये तो छोड़ दो। हियरिंग अ टीचर, रूममेट, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड से टू यू वी नीड टू टॉक, अपॉन हियरिंग दिस फ्रेज योर स्टमक फ्लटर्स। द पॉइंट इज we learn to associate a stimulus with a response, and eventually our body does this automatically in the presence of stimulus. Our response is involuntary. Remember this thing. जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो वॉलंटरी नहीं है, वो इनवॉलंटरी है, क्योंकि वो कहीं और से लाया गया है। ऑटोमेटिक ज़रूर है बट इनवॉलंटरी है, हमारी इच्छा के साथ नहीं। अगला क्लासिकल कंडीशनिंग कैन फेस एक्सटेंशन, ये भी वर्ड याद रखना। 8 टर्म है, मैंने बोला एक क्लासिकल कंडीशनिंग में 8 टर्म, ऑपरेंट कंडीशनिंग में 8 टर्म। उसके बाद एक टर्म आता है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है आपने एक बार कंडीशनिंग कर दी, अब क्या हुआ, जितनी भी बार बेल बजाएंगे उसके बाद उसको सलाइवा आएगा, आप खाना देंगे, फूड देंगे। अब आप चाहते हैं कि ये वाली जो कंडीशनिंग है ये ख़त्म हो जाए, डिसिपेट हो जाए, तो ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, बेल बजा दीजिए, खाना मत दीजिए, अपने आप धीरे धीरे डिसिपेट हो जाएगी। या डायरेक्टली खाना दे दीजिए, बेल बजाइए ही मत, तो अपने आप ही जो ये कंडीशनिंग अभी हमने कंडीशनिंग की ये अपने आप डिसिपेट हो जाएगी। इसी को कहते हैं एक्सटिंक्शन। Remember, classical conditioning is more than forming an association. It is an involuntary physiological response. फिजियोलॉजिकल एज वेल एज इमोशनल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिकल
एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, ये 3 टर्म्स याद रखें। हर चीज़ में आप क्लासिकल कंडीशनिंग को नहीं घुसेड़ सकते हैं, आगे आएगा वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। क्लासरूम में क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे हो सकती है? प्लेइंग सूदिंग म्यूजिक, डिमिंग द लाइट्स टू काम एंड रिलैक्स स्टूडेंट्स। अनइंटेंशनल क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है? टेस्ट एंजाइटी, मैथ एंजाइटी, पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी एंड जनरल स्कूल एंजाइटी, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं B.F. स्किनर साहब के बारे में। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्फ्लुएंशियल फ्रॉम 1930s to 60s, डेवलप्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग का विकास इन्होंने किया। स्किनर वॉज इंटरेस्टेड इन एजुकेशन। ही बिलीव्ड दैट बिहेवियर इज सस्टेन्ड बाय रीइंफोर्समेंट्स और रिवॉर्ड, नॉट बाय फ्री विल। Famous for Skinner box, the teacher machine often worked with pigeons and rats, applied what he learned with these animals to human learning। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आ जाओ। ऑपरेंट कंडीशनिंग होती क्या है? दिस इन्वॉल्व्स कंडीशनिंग वॉलंटरी कंट्रोलेबल बिहेवियर, नॉट द ऑटोमेटिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग। देखो, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग में डिफरेंस ही है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी वो इनवॉलंटरी थी, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग वॉलंटरी हो जाएगी। यहाँ पे आप बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं, वहाँ पे उतना ईजिली नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। वहाँ पे या तो कंडीशनिंग रहेगी या तो नहीं रहेगी, दो ही पॉसिबल टर्म्स हैं। नॉट द ऑटोमेटिक, ये कोई ऑटोमेटिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं होता है, जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग ऑटोमेटिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना और एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, उसके लिए परेशान मत होना। विद ऑपरेंट कंडीशनिंग द रिस्पॉन्स कम्स बिफोर द स्टिमुलस। हमने देखा था कि पहले बेल बजाई जाती थी, फिर फूड आता था। तो पहले स्टिमुलस आता था, देन नेचुरल स्टिमुलस आता था, देन रिस्पॉन्स आता था। मतलब पहले स्टिमुलस आया, देन रिस्पॉन्स आया। इसमें क्या होता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले रिस्पॉन्स आएगा, आफ्टर दैट स्टिमुलस आएगा। टीचर्स कैन डेलिबरेटली यूज ऑपरेंट कंडीशनिंग विद देयर स्टूडेंट्स, बहुत यूज होता है ये। हाउ समवन रिएक्ट्स टू आवर बिहेवियर डिटरमिन्स वेदर और नॉट कंटिन्यू द बिहेवियर। चलो, एक प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का नाम क्या है? चलो अभी आएगा। तो बेसिक प्रिंसिपल है, वैसे इसका नाम मैं सर्च करके बता दूँगा, बहुत ही अच्छा नाम है। और बेसिक प्रिंसिपल है, इफ़ वी आर रिवार्डेड फॉर समथिंग वी विल लाइकली टू डू इट अगेन। डू यू डू दिस एज ए टीचर। छोड़ो, इसका जो हमारी बुक में लिखा है, आपकी जो बुक में लिखा होगा वो कुछ ऐसा लिखा होगा कि इफ़ एनी टास्क गिव्स अस प्लेजर वी विल रिपीट दैट टास्क, एंड इफ़ एनी टास्क गिव्स अस पेन इट विल नॉट बी रिपीटेड। अगर किसी काम करने से हमें खुशी मिल रही है तो हम उसे रिपीट करेंगे, और अगर किसी काम को करने से हमें परेशानी हो रही है तो हम उस काम को नहीं करेंगे। यही इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। शायद ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, कभी कभी हो जाता है, मुंह पे आता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो बता दूंगा मैं अगली क्लास में। बट ये एक बेसिक प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल का यूज किया हमने कहाँ पे? ऑपरेंट कंडीशनिंग। कैसे? ये देखो, जहाँ पे हम वहाँ स्टिमुलस का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम रीइंफोर्समेंट का यूज़ करेंगे। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ प्लीजेंट स्टिमुलस, एब्सेंस ऑफ प्लीजेंट स्टिमुलस, बिहेवियर इंक्रीजेस। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यू बिहेव इन अ सर्टेन वे दैट रिजल्ट्स इन अ रिवार्ड, एज अ रिजल्ट यू आर मोर लाइकली टू रिपीट दैट बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको चॉकलेट मिलेगी। तो ये आप पेरेंट्स आपको चॉकलेट देते हैं, मतलब जितने घंटे पढ़ते हैं उतनी चॉकलेट आपको मिलती है। तो ये क्या है? एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि जब भी आप पढ़ेंगे तब आपको चॉकलेट मिलेगी। चॉकलेट खाने से आपको प्लेजर फील होता है, एंड हेंस आप उसी क्रिया को बार बार दोहराएंगे। और यहाँ पे ध्यान देना, रिस्पॉन्स कब आया? पहले आया। स्टिमुलस कब आया? बाद में। चॉकलेट क्या है? स्टिमुलस है। रिस्पॉन्स क्या है? पढ़ना रिस्पॉन्स, वो पहले आया है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ईजी है समझने के लिए।
नेगेटिव करना, यू बिहेव इन अ सर्टेन वे दैट रिजल्ट्स इन अ रिमूवल ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट एंड एज अ रिजल्ट you are more likely to repeat that behavior. Doing a paper early. डूइंग अ पेपर, आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, आपने गलती से किसी दिन 2.5 घंटे में एग्ज़ाम सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। अब हुआ ये टीचर ने कहा आप चले जाओ, एग्ज़ाम हो गया आपका, आप चले, आपको अच्छा फील हुआ, आधे घंटे जल्दी छूट गए। इसमें हुआ क्या कि जो एग्ज़ाम वाला एग्ज़ाम पेपर था उसको आपके सामने से हटा लिया गया और अभी आप फ्री हो, और फ्री होना हर कोई चाहता है, वो आपको प्लेजर फील कराता है। तो जब हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं तो ध्यान देना ये कोई पनिशमेंट नहीं है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज़ नॉट अ पनिशमेंट। ये इसकी वजह से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट तब आता है जहाँ पर हम हटाने वाला वर्ड यूज़ करते हैं। कोई चीज़ अगर हटा लेते हैं तो वो बिहेवियर बार बार रिपीट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही वाला कि अगर आज आपने पेपर जल्दी कर लिया, आज आपको जल्दी छोड़ दिया गया, तो कल को फिर आप वही बिहेवियर रिपीट करेंगे क्योंकि आपको अच्छा लगा था। आपको आपका टीचर जितनी जल्दी आपसे पेपर ले लेता है, आप उतनी जल्दी वहाँ से छूट जाते हैं, तो आप वही चीज़ रिपीट करते रहेंगे। तो एक तरह से जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है वो किसी चीज़ को आपके हटाने से की बात करता है। दोनों ही कंडीशन में जो बिहेवियर है वो रिपीट होता रहता है। मतलब चाहे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो, चाहे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, बिहेवियर बार बार बिहेवियर के रिपीट होने के चांसेस दोनों में बढ़ जाते हैं। अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तो बिहेवियर और बढ़ेगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं तब भी बिहेवियर और बढ़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पनिशमेंट की। प्रेजेंस ऑफ अनप्लीजेंट स्टिमुलस बिहेवियर डिक्रीजेस। अगर हमें किसी बिहेवियर को डिक्रीज करना है एट वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं पनिशमेंट का, क्योंकि ये अनप्लीजेंट होता है। और अनप्लीजेंट का मतलब क्या है? बेसिक प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर कोई चीज़ अनप्लीजेंट है तो आप उस बिहेवियर को नहीं करेंगे। कोई बिहेवियर अनप्लीजेंट हुआ तो यहाँ पे आपको पनिशमेंट दी जाती है जो कि अनप्लीजेंट होता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकुलर बिहेवियर जो इस पनिशमेंट से एसोसिएटेड था वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट में डिफरेंस क्या है ये याद रखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर है। तो कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 3 पॉजिटिव नेगेटिव पनिशमेंट, 3 टर्म्स हो गए। पनिशमेंट के बारे में बात कर ली हमने। डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट फिर से देख लेते हैं। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, समथिंग अनप्लीजेंट इज रिमूव्ड, एज अ रिजल्ट यू आर मोर लाइकली टू डू इट अगेन। कोई चीज़ जो आपको पसंद नहीं है उसको हटाया जा रहा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में, जिसकी वजह से आप उस बिहेवियर को अब बार बार कर रहे हो। समथिंग हैपेंड दैट वाज गुड, इसका मतलब ये हुआ। बट पनिशमेंट में क्या होता है? अ कॉन्सिक्वेंस हैपेंस दैट यू डोंट लाइक एंड यू आर लेस लाइकली टू डू इट अगेन। अब आपको पनिशमेंट मिली, वो अनप्लीजेंट था आपके लिए, तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? अनप्लीजेंट हुआ ना, तो आप वो काम नहीं करेंगे। कोई बिहेवियर था, आपका कोई रिस्पॉन्स था, उसका उसमें आपको पनिशमेंट मिली, वो अनप्लीजेंट था, अब वो काम आप नहीं करेंगे। द पनिशमेंट कैन ऐड समथिंग और टेक समथिंग अवे। द पनिशमेंट, इसमें एक चीज़ और लिखना है, द पनिशमेंट कैन ऐड समथिंग बैड और टेक समथिंग अवे, समथिंग गुड अवे। कोई अच्छी चीज़ आपसे दूर जा सकती है पनिशमेंट में, और कोई बुरी चीज़ आपके पास आ सकती है। यही है पनिशमेंट। शेपिंग न्यू बिहेवियर्स इज अ प्रोसेस ऑफ shaping is a process of reinforcing a series of responses that increasingly resemble a desired final behavior. When a desired behavior occurs rarely or not at all, we use shaping. First, reinforce any response that, इसका यूज हम ज़्यादातर एनिमल्स पे करते हैं। सर्कस में जो एनिमल्स होते हैं वो ह्यूमंस के साइंस पर चलते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो सेप्ड होते हैं, उनको बहुत बार रीइंफोर्समेंट दिया जा चुका होता है। चाहे वो क्लासिकल कंडीशनिंग का भी यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर ऑपरेंट कंडीशनिंग का यूज करते हैं हम नए बिहेवियर को सेव करने के लिए। क्लासिकल कंडीशनिंग का बहुत ही अच्छा यूज होता है
कुछ पार्टिकुलर जानवर जो कि पालतू होते हैं, पेट्स, ठीक है, दोनों ही कंडीशनिंग का हम यूज कर सकते हैं। शेपिंग एक टेक्निक है, याद रखना, शेपिंग इज अ टेक्निक विच इज यूज टू reinforce a series of responses that increasingly resemble the desired final behavior। या फिर shaping is a technique which is used to get the desired final behavior। किसी बिहेवियर को अगर शेप देना है तो कुछ हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल को बार बार फॉलो करते रहते हैं, सीरीज में के थ्रू हम बना देते हैं कि ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, वैसा करेगा तो ऐसा होगा, वही रिस्पॉन्स और स्टिमुलस वाला खेल खेलते रहते हैं और ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद वो सेफ हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरिज्म की। एक्सटर्नल रिवॉर्ड में डिमिनिश इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, जो आंतरिक मोटिवेशन है, वो एक्सटर्नल रिवॉर्ड से नहीं आता है। आप एक मेडल जीत कर ले आए, वो आपके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन था, वो बहुत ज़्यादा दिन तक लास्ट नहीं करेगा, और जो इंटरनल मोटिवेशन है वो लास्ट करेगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि एक्सटर्नल रिवार्ड उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं। अगला है ठीक है, मोर क्रिटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बिहेवियरिज्म डज नॉट अकाउंट फॉर एनी थिंग दैट इजंट एन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, अगर कोई बिहेवियर आपका ऑब्जर्वेबल नहीं है तो बिहेवियरिज्म से कोई मतलब नहीं है उसका। Behaviorism only accounts for learning through direct experience with the environment, not observable learning। डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू ही आप बिहेवियरिज्म को एसोसिएट कर सकते हैं, ना कि ऑब्जर्वेशन कर करके कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशनिंग तो करनी पड़ेगी ना, उसके लिए काम तो करना पड़ेगा, डायरेक्ट बिहेवियर के साथ इंडल्ज होना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। ओके, दैट्स इट, बिहेवियरिज्म ख़त्म हो चुका है और अब आप इंटेलिजेंस पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में।